ऋतुचर्या क्या आप जानते हैं? इसका मतलब क्या है? आयुर्वेद में मौसम के हिसाब से खान पान और लाइफस्टाइल बदलने को ही ऋतुचर्या कहते हैं। और अब देखिए, जैसे भादों का महीना आ गया है तो बहुत सारे बदलाव जो हैं इस वक्त भी हो रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, बरसात ज्यादा होती है, बरसात में लोग एंजॉय भी ज्यादा करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गट हेल्थ अच्छी रखने और इम्यूनिटी को रीसेट करने का भी मॉनसून आयुर्वेदिक रूटीन एक होना चाहिए। लेकिन ये क्या होना चाहिए? अब मॉनसून आयुर्वेदिक रूटीन ये क्या है? ये देखिए अमित, यही तो ऋतुचर्या है। बारिश में आपको क्या खाने पीने से दिक्कत हो सकती है, क्या खाने पीने से आपकी सेहत बनी रहेगी, यही है सब कुछ। जैसे यहाँ देखिए, मैं आपको किस मौसम में क्या नहीं खाना चाहिए वो बता देती हूँ। इस मौसम में यानी कि बारिशों के सीजन में दही, जो कि कफ बढ़ाता है, आपका पाचन बिगाड़ देता है। उड़द और राजमा, इनसे वात बढ़ जाता है। गैस और अपच की परेशानी कैसे बढ़ती है वो आप देखें। बासी खाना अगर आप खा लेते हैं, फ्रिज में रखा हुआ खाना गर्म करके आप खा लेते हैं, और हरी पत्तेदार सब्जियां, जी हाँ, इनमें नमी की वजह से कीटाणु बढ़ते हैं, इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियों को भी अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा तला भुना कब्ज कर देता है। फ्रिज का पानी और छाछ वात दोष बढ़ा देता है। कब्ज जुकाम का डर खट्टे फल पित्त और कफ दोनों बढ़ाते हैं, और मांसाहारी भोजन तो पाचन को कमजोर कर ही देता है। मीनाक्षी, आपने ये तो बता दिया कि क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि आखिर इस मौसम में क्या खाना चाहिए। चलिए ये मैं बता देता हूँ, फिक्र ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो भी जान लीजिए। मॉनसून में आप मूंग की दाल खाइए, प्रोटीन भी खूब आपको इससे मिलेगा। खाने में भी ये हल्की रहेगी। लौकी खाइए, परवल है, तुरई है, ये सारी सब्जियां इस वक्त बाजार में बहुत आसानी से मिल रही हैं। तुलसी अदरक का काढ़ा, जौ चने का सत्तू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा शहद, 1 चम्मच घी, हल्दी, त्रिकुटा, सौंठ और केला, इसके अलावा सेब, अनार जैसे फल भी आप इस मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख रही है। चलिए ठीक है, लेकिन सिर्फ खाना काफी नहीं है। ऋतुचर्या के साथ योगचर्या भी जरूरी है, यानी कि योग में पसीना बहाना। बिल्कुल ठीक बात। अगर आप बारिश के इस मौसम में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, तो अगले 40 मिनट तक हमारा आज का शो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आज योग गुरु स्वामी रामदेव इंडाइजेशन से लेकर शरीर की डेफिशिएंसी तक तमाम परेशानियों को दूर करने के ढेर सारे उपाय हमें बताने वाले हैं। स्वागत कर लेते हैं स्वामी जी का। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, आपको भी, अमित जी, हुसैन जी। और मैं देख रहा था भाई, आज तो पूरे वैद्य की भूमिका में थी। जैसे हमारे प्राचीन काल के अश्विनी कुमार बोल रहे हो, ऐसे बोल रही थी वैद्य सुषेण की तरह मीनाक्षी जी। क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे जीना। और हमारे जो है हुसैन जी भी हकीम साहब की भूमिका में है। स्वामी जी, कल जो आपने सिखाया था ना, वो मैंने नोट कर लिया था, और आप ही का सिखाया हुआ आज फिर से दर्शकों को आगे मैंने बढ़ा दिया है। हाँ। ये बहुत जरूरी है। बरसात में दही नहीं खाना, पत्ते वाली सब्जियों का पता नहीं कहाँ से लोग लेकर के आते हैं, उसमें कौन से रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु भरे पड़े हैं, और उनसे बचे हैं। और जो वात और कफ बढ़ाने वाली चीज़ें, उनसे बचे। और फिर क्या खाएं, ये बहुत अच्छा बताया हमारे हुसैन भाई ने भी। तो देखो, सत्तू से लेकर के, चने से लेकर के, हम तो देखो ये मूंग है, ये चना है, इसी को ऐसे ही खा लेते हैं। और सुबह सुबह थोड़ा सा ही खाना, बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। वैसे 85 ग्राम खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खाना। जिनको कफ है वो स्वासारी भ्रूण को मुंह में चूस सकते हैं। और मैंने कहा है, खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी, नारियल का तेल, तिल का तेल या बादाम नोगन, मैं तो अभी अपना लेकर के आया हूँ 1 चम्मच। और इसलिए तो स्वामी जी, आज एक बार फिर से सबको ठीक से पता चलेगा, क्योंकि लोगों को भूलने की बड़ी आदत है, बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है सबकी, लोग भूल जाते हैं। रोज़ाना आप बताते हैं, बहुत बार बता चुके हैं,
लेकिन आज एक बार फिर से बताया जाएगा कि किस मौसम में किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, कब क्या नहीं खाना है, ताकि आपकी सेहत बनी रहे। लेकिन एक चीज़ स्वामी जी और है, सावन चला गया और भादो अभी नया, पत्तों पे ताजगी है, मन बावरा हो रहा है, क्योंकि भादो के महीने में बारिश ज़्यादा होती है। मौसम तो अपना देखिए रूप स्वामी जी बदल रहा है, लेकिन लोग उस हिसाब से, मौसम के हिसाब से अपने रूटीन को नहीं बदल रहे। और इसीलिए आज लोगों को ऋतुचर्या का पाठ पढ़ाना है, यानी आज मॉनसून आयुर्वेदिक रूटीन कैसा हो, ये आप स्वामी जी सबको बताइए और सभी लोग अपनी डायरी में नोट भी करें, ताकि इस बार भूलने वाली गुंजाइश न रहे। मेरी जैसी एक डायरी बना लीजिए। तो एक तो ना ये बात तो ज़रूरी है, डायरी बना के रख लीजिए। व्यक्ति को ना विस्मृतियाँ बहुत हो रही हैं, और वैसे भी कोरोना के बाद, वैक्सीनेशन के बाद, बहुत सिंथेटिक दवाइयों के बाद इतना एजिटेशन, इतना पोल्यूशन, इतनी मार धाड़, इतनी आपाधापी, इतना रेडिएशन, चारों ओर ऐसी ही तत्व है जिससे कि मेमोरी लॉस, स्मृति भ्रंश हो रहा है। उसको कहते हैं धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुर्ते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम हो रहा है। तो क्या करना, तो एक तो ये पावर योगा, एंटी एजिंग योगा, लॉन्गिविटी योगा, योगा फॉर स्ट्रेंथ, ये तो रोज करना है। तो जो कर सके सूर्य नमस्कार ऐसे ये भी 10 बार कर ले। तो बरसात में जो नहीं करना, मीनाक्षी जी ने जो बताया उसमें जो प्रमुख 3 बातें मैं बता देता हूँ। एक तो बरसात में दही का सेवन कतई नहीं करना है, और वातवर्धक जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं और जो देर से हजम होती हैं, छोले हैं, राजमा हैं, उड़द की दाल है, जो गरिष्ठ भोजन है वो कभी कभार तो चलता है, लेकिन रूटीन में उसका त्याग करते हैं। तो वातवर्धक और कफवर्धक उन पदार्थों का परित्याग करें। बहुत ठंडा, अब शरबत आदि तो वैसे भी दे लेते, लेकिन लोग आइसक्रीम खाने आदि से बाज नहीं आते। तो जितने भी वातवर्धक और कफवर्धक पदार्थ हैं उनका परित्याग करें। और ख़ास बात यह है कि बरसात में पित्त भी बढ़ जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा तीखा भी ना खाएं। तो फिर अंत में निष्कर्ष निकला बैलेंस। तो ये एक तो सूर्य नमस्कार, और फिर जैसे मैंने कहा दंड बैठक, और ऐसे ये, और चलो सब उल्टे लेटो। मेरे साथ भी यहाँ पर बहुत सी योगी आत्माएं हैं। ये भी भुजंगासन 100 बार बोला है, तो 10-20 बार तो अब रूटीन में शुरू कर ही लो। स्वामी जी आप 10-10 शरबत बढ़ा का भी करके जिक्र कर रहे थे, 100 बार तक धीरे धीरे नींबू जो गर्मियों में जरा पकड़ से दूर रहता है, वो इस टाइम बड़ा पकड़ में आ गया है, और हर गुजरते हुए आदमी से वो कह रहा था भाई मुझे भी ले लो, मैं बड़ा सस्ता हो गया हूँ। तो नींबू इस मौसम में इस्तेमाल करना है, नींबू का शरबत या नींबू तो बहुत जो लोग निचोड़ के खाते हैं उनसे खानों कहना पर। है कि फिर गर्मी का इंतजार करो, हम दोबारा मिलेंगे। तो लेमन का स्वामी जी इस्तेमाल, तो नींबू सस्ता है तो 2 काम करें। एक तो नींबू का अचार डाल के रखें, 2 ही अचार, 3 अचार सबसे ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। एक नींबू का, दूसरा आंवले का। और नींबू का अचार खराब नहीं होता, उसमें नेचुरल सिट्रिक एसिड होता है, तो थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक और डाल दें, थोड़े से मसाले डालें, ज़्यादा नहीं, और बहुत गजब होता है साहब। नींबू का अचार तो एक मेरे पास लेके आए, बोले जी ये 100 साल पुराना अचार है। हाँ तो ये नींबू का एक तो अचार डालें। अब जिनको जोड़ों में ज़्यादा दर्द है उनका नींबू का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो क्या करें, अभी उसका शिकंजी बना के नहीं लेना, गरम गरम दाल में और सब्जी में डाल करके खाना, डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ी मात्रा में तो वात वाले, पित्त वाले, कफ वाले सभी ले सकते हैं। तो गरम गरम दाल में और सब्जी में डाल के खाना है साहब। उसका मूंग की दाल में नींबू का वैसे स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। शरबत में वैसे भी चीनी सूढ़ते रहते हैं। ठीक है स्वामी जी। अब देखिए आप 1000 बार स्वामी जी बता चुके हैं कि मौसम के हिसाब से उनके गुण बहुत ज्यादा। स्वामी जी आप हजारों दफा बता चुके हैं कि मौसम के हिसाब से खान पान होना कैसा चाहिए, लेकिन फिर भी
लोग गलतियां करते ही करते हैं। जैसे दही छाछ के बारे में आप बताते हैं, खट्टे फल लोग खा रहे हैं इस मौसम में भी, जिससे कफ बढ़ रहा है, पाचन भी बिगड़ता है, वात दोष बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, खाने की इन चीज़ों का मॉनसून में रिप्लेसमेंट क्या है? मतलब दही अगर नहीं खा पा रहे तो उसके बदले क्या खा सकते हैं? खट्टे फल नहीं खा सकते तो उसके एवज में अब देखो, वात रोगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार क्या है ये बताते हैं। वात रोगियों के लिए दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें, भारी भरकम चीजें तो बंद कर दी। तो वात रोगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार है बिना पत्ते वाली सब्जियां उबाल करके खाएं और उसमें एलोवेरा साथ में डाल दें। अकेला वैसे एलोवेरा, हम तो एलोवेरा की भी अकेले की सब्जी बनाते हैं, हल्दी की भी, अकेले मेथी की भी सब्जी बनाने के लिए अंकुरित करके बताते हैं। लेकिन ये आज नई रेसिपी बता रहा हूँ। लौकी, तोरी, परवल, टिंडे आदि, उसमें एक पत्ता एलोवेरा का ले लो काट करके और छोंक के समय उसको डाल दो। जैसे हम लहसुन, प्याज, अजवाइन, जीरा और हींग आदि डालते हैं ना, उसी समय डाल दो शुरू में ही। तो एलोवेरा, ये जैसे जूस में लोग कहते हैं इसमें एलोवेरा के पल्प है, तो अपनी सब्जियों में एलोवेरा डाल दे एक। दूसरा, एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजन, इसलिए हमने आज पीछे सजावट भी पेड़ पौधों की रखी है। तो मेथी की सब्जी एलोवेरा की अकेले भी बना सकते हैं, एलोवेरा की, हल्दी की, जैसे सर्दियों में राजस्थान में तो विशेष रूप से बनाते हैं, कच्ची हल्दी छोटे छोटे टुकड़े करके ना उसके। तो हल्दी, एलोवेरा और मेथी, इसकी भी अंकुरित मेथी, इसकी सब्जी बना करके खा सकते हैं। उसकी तरकारी भी बना के खा सकते हैं। तरकीब आनी चाहिए बनाने की। रेसिपी तो देखो जो है मीनाक्षी जी बहुत अच्छी जानते हैं, हमने पहले कई बार अलग अलग बताई भी है। एक बात, वात रोगियों को जैसे आपने भी कहा, भुने हुए चने का आटा, उसी को सत्तू बोलते हैं, तो सत्तू की रोटी खाएं। वात रोगी और कफ रोगी दोनों के लिए ये परम औषधि है। फिर वात रोगियों को एलोवेरा का जूस भी पीना है, साथ में पीड़ा नील गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, जिनको जोड़ों में दर्द है उनको तो त्रयोदशांग योगराज, महायोगराज, लाक्षादि, ऐसे अश्वशिला आदि, इससे ताकत मिलती है मांसपेशियों को। जिनको भी जोड़ों में दर्द है वे प्राणायाम ज़्यादा करें। और ये तो मरकट आसन बता रहे, भुजंगासन और मरकट आसन, इसका अभ्यास ज़्यादा करें। इससे 33 के 33 तो हमारी रीढ़ की हड्डी के मणके वर्टिब्राज अच्छे हो जाएंगे और पूरे शरीर में स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये विशेष रूप से इसका ध्यान धरें। तो ये एक तो ये अभ्यास, और बैठ के जैसे मंडूकासन करते हैं, इसे लेट के पवन मुक्त आसन अवश्य करें। इससे वात दोष बढ़ेंगे नहीं बल्कि घट जाएंगे। जिनको पित्त दोष है उनको साग सब्जियां, फलों में खास करके अनार, पपीता, सेव आदि, और लौकी, परवल, टिंडा आदि के साथ लौकी का, पेठे का और शीशम, पीपल, बेल के पत्तों का रस पिला देते हैं। कितना भयंकर बढ़ा हुआ पित्त और कफ में तो सब खाना पीना बंद करा करके अनार, पपीता, उबला हुआ सेव और भुना हुआ चना, खजूर, बस यही डाइट में देते हैं। इससे तो ये कफ के रोगियों को अप्रतिम लाभ होता है। एक बहन बोली थी 25 साल के बाद, क्या नाम है बिटिया? साबरिका जी। मैं कह रही हूँ स्वामी जी, सेब, अनार और पपीता ऐसा फल है कि किसी भी मौसम में खाया जा सकता है। कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो उसमें लिया जा सकता है। वाकई में कुछ फल इतने अच्छे बनाए ईश्वर ने कि कभी भी आप उससे ले सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, लेकिन लोग हैं कि बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हैं, और बासी खाना तो फ्रिज के होने की वजह से सबसे आम बात है घरों में। तला भुना खा लेना, फ्रिज में रखा हुआ खाना फिर से रीहीट करके माइक्रोवेव में फिर खा लेना। नॉनवेज का सेवन इस मौसम में भी लोगों को ये लगता है इतना अच्छा है मौसम है तो थोड़ा सा चटपटा सा नॉनवेज बना के फिर वो खा लिया जाए। तो गैस और अपच की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ती है, एसिडिटी से हाल बेहाल हो जाता है।
तो अपच, गैस और एसिडिटी, इसका उपाय क्या है और क्यों फ्रिज का खाना खाने से बचना चाहिए, क्यों तला भुना खाने से बचना चाहिए इस मौसम में, वो भी आपने बताएं। जैसे बताया जो बासी भोजन खाते हैं और देखो बासी रोटी, और एक तो त्योहार मनाया जाता है हिंदुस्तान में बसोड़ा, वो शीतला वो माता भाई का भी जो जब मनाया प्रसाद, जाता है स्वामी तभी जी। खाया करो। अभी ज़्यादा बासी भोजन भी मत खाना। इस समय बैक्टीरिया वायरस का लोड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, फंगस का, कि वो कहीं ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए दही का भी मना किया जाता है। उसमें हेल्दी बैक्टीरिया भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो भी फिर नुकसान कर जाते हैं। तो बासी भोजन तो करना ही नहीं है जैसे आपने बताया। और ये फ्रिज का और ये सब भी बहुत जंक फूड, फास्ट फूड, ये तो सब लेना नहीं। अब क्या करें? तो पाचन के लिए एक तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, फिर पादामुष्ट नासा स्पर्शासन, सेतु बंधासन, एक एक आसन 1-1, 2-2 मिनट करें। बैठ करके मंडूक आसन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, जिनका शरीर साथ दे वो सर्वांगासन और हलासन भी करें। ये बड़ा गजब है साहब ये। और ये ऐसे, ये अब देखो, अब ये और बैठ करके ये मंडूक आसन, योग मुद्रासन, लिवोग्रिड खाली पेट, खाने के बाद में चित्रकादि वटी, जिनको कोलाइटिस है उनको कोटज घनवटी, खाली पेट कोलोग्रिड खाने के बाद कोटज घनवटी, जिनको कॉन्स्टिपेशन अभयारिष्ट, जिनको कोलाइटिस, क्रोन्स, IBS, उनके लिए कुटचारिष्ट, कब्ज वालों के लिए अभयारिष्ट। सामान्य रूप से खाने के बाद द्राक्षासव, हाँ, खाने के बाद सभी द्राक्षासव ले सकते हैं। माताओं बहनों को दशमूलारिष्ट। सामान्य रूप से खाने के बाद आप एप्पल का, जामुन का, और अभी हमने जिनको खून की कमी रहती है अक्सर चुकंदर का विनेगर, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। बरसात में लवण भास्कर, हिंगवा स्टक हम छाछ में बताया करते हैं, वो भी अब जरूरत नहीं है। गैस बने तो थोड़ा गैसर ले ले। अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम मिला करके रख ले और 1-1 चम्मच ले ले तो एसिडिटी ठीक हो जाती है। अप्रतिम बात चीज़ें है ये। वैसे भी जो है पाचन के लिए बेस्ट होता है, जैसे मैंने कहा द्राक्षासव, नींद भी इससे अच्छी आती है। और कुमारियासव जनरल पेट के लिए, पुनर्नवारिष्ट जिनको पेट में थोड़ी सूजन गुड़गुड़ जैसा रहता है, लोहासव जिनको थोड़ा खून की कमी रहती है। ऐसे ये आसवरिष्ट खाने के बाद पीने की प्राचीन परंपरा रही है। और जैसे मैंने कहा, आप गर्म दाल में, गर्म सब्जी में नींबू डालें, तेज गर्म पानी में 1 चुटकी नमक और आधा नींबू निचोड़ करके 1 कप पानी पी लिया करें खाने के बाद, पाचन अच्छा रहता है। लेकिन बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने पर, बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द होने पर उसका निषेध करते हैं। ऐसे ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे, पाचन बहुत स्वामी जी, अच्छा बासी रहेगा। खाने से एक बात और याद आ रही है, लीवर कितना ही डैमेज हो गया हो, रीजुविनेट हो जाता है लिवोगिट से। 2 तरह के प्राणी हैं, एक वो लोग जो खाना बर्बाद कर रहे हैं और एक वो है जो खाना एक्सट्रीम लेवल पर बचाने में लगे हुए हैं। जो सब्जी बची वो एक कटोरी में आ गई, फ्रिज के अंदर चली गई, जो दाल बची वो भी कटोरी में आई, फ्रिज के अंदर चली गई, चावल भी उसी के अंदर चला गया, फिर फ्रिज खुली और वो कटोरी ओवन में चली गई, गर्म हो गई। तो स्वामी जी, कुछ इस तरह का कारोबार चल रहा है। अब इसमें लोगों को ये ख्याल ही नहीं रहता कि क्या चीज़ जो है बासी नहीं खानी चाहिए, क्या चीज़ आप बासी खा सकते हैं, जैसे रोटी जो है वो खाई जा सकती है। बहरहाल, तो स्वामी जी क्या नहीं खाना है इसके बारे में आपने डिटेल में लोगों को समझा दिया है, इस पर बात हो गई है। लेकिन क्या खाना चाहिए, क्या क्या खाया जा सकता है, ये बताना बड़ा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें तो हमने स्वामी जी शुरुआत में बता दी थी, जैसे मूंग की दाल, लौकी, परवल, तुरई, ये तमाम सब्जियाँ, तुलसी अदरक का काढ़ा, जौ चने का सत्तू, शहद, घी, हल्दी, त्रिकुटा, सौंठ, केला, सेब, अनार जैसे तमाम फल। इनके अलावा मानसून में स्वामी जी और क्या है जो डाइट में शामिल किया जा सकता है, अगर मुझसे कुछ छूट गया? मानसून में एक तो जब भी छोंक लगाएं तो जो लहसुन प्याज खाते हैं तो थोड़ा सा लहसुन प्याज डाल लें, बाकी हींग का तड़का लगा लें, थोड़ा अजवाइन और थोड़ी मेथी। अब मेथी जो है ना, तड़के में कई बार तो भुन जाती है और
सबसे अच्छा है तो अंकुरित मेथी का तड़का लगाएं। तो मेथी, हींग, अजवाइन, राई, इसका बघार, इसका संस्कार, इसको तड़के में ज़रूर डालें। इससे बहुत अच्छा रहता है। जो लहसुन प्याज खाते हैं वो भी ले लें, उससे बहुत प्रकार के पाचन की समस्याएं और बहुत प्रकार के वात के, कफ के, पित्त के जो उपद्रव होते हैं उनसे बच जाएगी। अदरक थोड़ा सा, हल्दी थोड़ी सी, इसको भी छोंक में डाल लें, हल्दी, अदरक आदि। अब तो लोगों ने अपने गमलों में लगा लिए, बाज़ार में भी आजकल खूब आने लग गई है। लोगों ने अपने खेतों में, ये तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, खेतों में लगाने शुरू कर दी है। और भोजन का एक क्रम फिर वापस में सीक्वेंस में कहना चाहूँगा। भोजन का क्रम ये रखना चाहिए, चलो गोमुखासन करो। अनार, पपीता, सेव, अनार, पपीता, सेव अंकुरित, और ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, ये सुबह सुबह हमें अपने डाइट में सम्मिलित कर लेने चाहिए। नाश्ते में तो वैसे यही ले तो ज़्यादा बेहतर है। और ये अब जैसे जब भिगो करके खाते हैं ना, तो एक तो ये डाइजेस्टिव हो जाते हैं, नहीं तो बहुत से लोगों को तो हजम ही नहीं होता कि वो खा तो लिया, पचा नहीं, ऊपर से खाया और नीचे से निकल गया। तो सुबह सुबह तो अंकुरित और ये ड्राई फ्रूट्स आदि खा ले। क्रम में अनार, पपीता, सेव, सलाद, और उस सलाद के ऊपर थोड़ा सा नींबू, जैसे आपने कहा नींबू के 3 प्रयोग बता दिए, सलाद के ऊपर डालें। तेज गर्म पानी में डाल करके आधा 1 कप पी लें गर्म पानी में, या जो है मैंने कहा गरम गरम सब्जी में और दाल में। इससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, खाया पिया हजम हो जाता है, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन आदि की कमी नहीं रहती, और इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी नेचुरल उसका सबसे अच्छा सोर्स है, नींबू है। तो ऐसे सीक्वेंस रखे खाने का, और खाने को चबा चबा करके खाएं। खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पिए। भोजनांते विषम वारी, इसका ध्यान रखें। और खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाएं। ये तो वज्रासन है, और ये खाली पेट किया जाता है गोमुखासन, इससे फिर गैस आदि नहीं बनती। खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाएं, और शाम के खाने के बाद थोड़ा टहल लिया करें। दोपहर के खाने के बाद वज्रासन, और शाम के खाने के बाद थोड़ा 100-200 कदम तो ज़रूर चलना चाहिए। कुछ लोग तो खाते ही पड़ जाते हैं और उसी से ही फिर जो है मोटे हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो देखो भाई, जीवन में डिसिप्लिन तो चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अजी बस हर समय जो है ये अवेयरनेस अच्छी नहीं होती ना, हर समय अवेयरनेस अच्छी है। अवेयरनेस, जागरूकता ही योग है, अवेयरनेस इज योगा। तो बहुत कुछ तो बता ही दिया है। बाकी अभी जूस ना पिए, फ्रूट्स पूरे के पूरे खाएं। लौकी की भी सब्जी या सूप बना कर के लें, नहीं तो ठंडा हो जाता है ना, तो उससे कफ और वात बढ़ने की संभावना रहती है। तो थोड़े दिन के लिए लौकी का भी जूस बंद, पेठे का भी जूस बंद। लौकी का सूप बना करके, सब्जी बना करके खाएं, और उसमें भी जैसे मैंने कहा जिनकी वात और कफ की प्रकृति है, उसमें थोड़ा हल्दी, अदरक, अजवाइन और हींग, लहसुन, प्याज आदि का तड़का लगा करके खाएंगे, ज़बरदस्त। उससे नींद भी बहुत अच्छी आती है और पाचन अच्छा रहता है, वात और कफ दोष भी। स्वामी जी, बड़े सारे टोकरी के फल दिखाई दे रहे थे, तो फल की बात तो अच्छी खासी हो गई है। लेकिन स्वामी जी, क्या बारिश के इस मौसम में के हिसाब से फलों के खाने का कोई वक्त अलग होता है क्या? आमतौर से जो आप खाने से पहले फलाहार की बात कहते हैं, ये फल सुबह के वक्त खा सकते हैं, शाम में खाए जाएं, दोपहर में खाए जाएं? बारिश में फलों के सुबह के वक्त खाएं और खाने के पहले खाएं। रात को अभी अवॉइड करें, रात को अभी अवॉइड करें। बाकी जो है गर्मी के ऋतु में रात को खाए जा सकते हैं, और जिनकी पित्त प्रकृति है वो रात को कभी भी खा सकते हैं। अब देखो अभी बरसात के मौसम में पकौड़े बहुत खाते हैं तो पकौड़े खा करके योग अच्छे से कर लेना, मतलब खा के नहीं, मतलब योग करके फिर पकौड़े खाना, फिर दिक्कत नहीं। पकौड़े और हलवा भी उसका बनाओ, मक्खन का, घी का तो सारी दुनिया बनाती है। जो टेक्सचर, जो टेस्ट साहब हलवा उसमें मक्खन वाले में आता है,
वो तो किसी में आता ही नहीं है। लेकिन है, वो स्वामी भी जी, आज ही try होगा ये। 50-100 ग्राम से ज्यादा मत खाना, कुछ तो आधा किलो हलवा चेप देते हैं। हाँ। जितना ये भी बनाना थोड़ा ऑफिस लेके जरूर आना। अच्छा स्वामी जी, देखिए खाने पीने की लापरवाही। बादाम का हलवा, अखरोट का हलवा बड़ा जबरदस्त। जी 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 स्वामी जी, ये खाने पीने की लापरवाही का ही नतीजा है कि लोगों में न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोगों में बहुत सारी तरह की डेफिशिएंसीज पाई जा रही हैं। तो ऐसे में लोग उस कमी को पूरा करने के लिए मुट्ठी भर भर के विटामिन्स की गोलियां खा रहे हैं आजकल, जबकि हेल्थ एक्सपर्ट्स बार बार ये बता रहे हैं कि इन सप्लीमेंट्स का ओवरडोज उनको नुकसान पहुंचा रहा है और ये सप्लीमेंट्स लीवर किडनी तक को डैमेज कर रहे हैं। तो स्वामी जी, लीवर किडनी को डैमेज होने से बचाने के लिए क्या उपाय किया जाए, या फिर न्यूट्रिशंस की कमी फिर कैसे पूरी करें अगर ये टैबलेट ना खाएं तो? ये जो सिंथेटिक जितने भी वैक्सीनेशन हैं, सिंथेटिक मेडिसिन्स हैं, सिंथेटिक जितने भी विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन आदि जो खाते हैं, ये सच में लीवर पर, किडनी पर और हमारी इम्यूनिटी पर, और एक शब्द बोल रहा हूँ, जीवनीय ऊर्जा पर, उस पर बहुत ही गलत असर करते हैं। जो लंबे समय तक ऐसी सिंथेटिक दवाइयाँ खाते हैं और ये न्यूट्रिशंस सिंथेटिक खाते हैं, विटामिन डी, B12 आदि, तो देखो आजकल सूर्य देव तो थोड़े बादलों के पीछे छिपे हुए हैं, फिर भी जो पहले का जो आपके बॉडी में रिजर्व है ना, 3-3 महीने का रिजर्व रख लेता है। अपना स्किन भी भगवान ने रचना बड़ी अच्छी की है शरीर। तो वैसे सूरज के अलावा ये जितने भी शाकाहारी है उनके लिए दूध, दही, अब दूध में थोड़ा सा हल्दी, शिलाजीत या केसर डाल करके लें तो कफ भी नहीं करेगा, और विटामिन B12 से लेकर के उनसे कैल्शियम से, फास्फोरस से लेकर के प्रोटीन और सारे पोषक तत्व वो दूध से मिल जाते हैं शाकाहारियों को। तो दूध के अंदर थोड़ा हल्दी, सौंठ आदि डाल कर लें और गुड़ को के साथ दही का सेवन करें, थोड़ा शुंठी डाल करके, दही के अंदर शुंठी और गुड़ डाल करके लें स्वस्थ व्यक्ति, तो फिर उससे वो दिक्कत नहीं करता है। और फ्रेश दही होना चाहिए, सुबह का जमाया हुआ दोपहर को ले, रात को ना जमाए आजकल दही। हाँ, जो बिलोने वाला है वो जमा लिया करें, उसमें दिक्कत नहीं है। और जामुन थोड़ा डाला करें और ज़्यादा गर्म दूध में न डाला करें। ज़्यादा गर्म दूध में और ज़्यादा मात्रा में जामुन डालने से, और रात को भी सोते समय 10 बजे जमाना, और सुबह सुबह फिर 4-5 बजे 6 बजे तक उसका दही जो भी भिलो करके मक्खन आदि निकाल लेना। खैर, तो ये विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत है। ये जो आम जितने भी खाए थे, मैंने बोला था गुठली आप रख लेना और उसको थोड़ा सेक करके, थोड़ा सेंधा नमक डाल करके, थोड़ा काला नमक डाल करके, थोड़ा जीरा, अजवाइन आदि डाल करके ना, बढ़िया उसका मुखवास बन जाता है। वो B12 की पूर्ति के लिए अच्छा होता है। और विटामिन C के लिए तो आंवला बता ही दिया है, और कैल्शियम के लिए स्वामी जी, लग रहा है दही के अलावा मीनाक्षी, अमित और ईशा ने कुछ पकौड़ी का रागी इस्तेमाल है, किया। जवार है, बाजरा है, पावन योगा दबा के चल रहा है स्वामी जी यहाँ। ये उसका अच्छा स्रोत है। नहीं, ठीक है, आप लोग करते रहे। या ये कह सकते हैं पकोड़े खाने लायक, पहले तैयारी कर ले फिर पकोड़ा खाए। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ, ये ठीक है। या तो हो सकता है कुछ खाया जो आप पचा भी रहे हैं। स्वामी जी, कल वैसे भी रविवार का दिन था, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है आयोजन, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने पाचन को हम फिर से दुरुस्त कर लें। आपके साथ अगले पूरे 1 हफ्ते में फिर जाके संडे आएगा तो फिर चीट से डे, हाँ? एक दिन चीट डे हम कर लेंगे। और स्वामी जी, विटामिन ए का जो सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन उसके ओवरडोज से बताते हैं कि डिजीनेस, नोजिया, धुंधला दिखने की परेशानी, और तो और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और ऑस्टियोपोरोसिस तक की दिक्कत हो जाती है स्वामी जी। तो स्वामी जी, ये ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत ना हो, इसके लिए हड्डियों को भी मजबूत हमें ज़रा बनवाइए, क्या उपाय हैं इसके? तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए एक तो जैसे मैंने कहा, दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गूगल कोई ले ले तो ज़बरदस्त होगा, नहीं तो हल्दी शिलाजीत से काम चल जाएगा। और सामान्य रूप से एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी या सहजना, 5 में से जो भी 2-3 चीज़ें मिल जाए उनका रस बना करके पी लें। एक अब दूसरा,
ये जो आँखों के लिए विटामिन ए जो लेते हैं, इसका सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। आम के सीज़न में आम और आंवला। आंवला बड़ा अच्छा है। तो आंवला 12 महीने आप गर्म पानी में ले सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्कानी एक एक चम्मच तेज़ गर्म पानी में एक एक चम्मच डाल करके और फिर पी लीजिए। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। माने विटामिन ए से लेकर के विटामिन सी से लेकर के सारे विटामिन मिल जाएंगे। और अब बाकी जो कुछ फैट सोलेबल विटामिन्स हैं वो नेचुरल ऑयल्स में मिल जाते हैं। तो जो स्किन के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपने घर में कम से कम 5-7 तरह का तेल, माने सनफ्लावर का ऑयल, सोयाबीन का ऑयल, तिल का तेल, सरसों का तेल, राइस ब्रान ऑयल, ऐसे अलग अलग प्रकार के, कच्ची घड़ी सरसों का तेल तो बेस्ट है ही। तो ऐसे स्वामी जी एक और विटामिन है, मूंगफली का तेल, कपासिया का तेल, नेचुरल ऑयल जितने। और इस विटामिन को लेकर के भी लोगों में बड़ी गड़बड़ हो रही है, जबकि सबसे ज़्यादा फ्री में अवेलेबल है ये विटामिन डी, और इसका भी लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं। और इसका ओवरडोज स्वामी जी किडनी को डैमेज करता है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम के साथ साथ मांसपेशियों को भी कमज़ोर कर देता है। तो स्वामी जी विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है वो तो सूरज की रोशनी से हमें मिलता ही मिलता है। इसके अलावा और कैसे इसको हासिल किया जा सकता है? नेचुरल सोर्स तो देखो इसका लाइकिन है, और वो न्यूट्रेला में हम तैयार करते हैं, तो उसको आम आदमी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है। बाकी सबसे अच्छा है कि आप धूप में रहिए। ऐसे भी आप जितना कम कपड़े पहनेंगे और कम से कम सुबह सुबह योग के समय, जैसे हम बैठे हैं आपके सामने एक धोती के अंदर, तो ऐसे जहाँ भी आपको उपयुक्त स्थान मिलता है, खास करके माँ बहन बेटियों को छत के ऊपर बालकोनी में, तो धूप लिया करें। भारत में 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी, और उसकी डेफिशिएंसी होने से हड्डियों की कमज़ोरी से लेकर के कैंसर तक होने की संभावना और इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो उसमें धूप का सेवन कर। न्यूट्रेला D2 के ये हमने न्यूट्रेला ब्रांड में तैयार किया है, जिसकी न्यूट्रेला की सोया चंक्स बहुत अधिक खाते हैं हमारे अमित जी। पूरे देश में भी हमने जो है वैसे भी प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है सोया, लेकिन ये जितने भी विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा से लेकर के अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स 72, 80, 90% तक, प्लांट ग्रीन प्रोटीन से लेकर के आयुर्वेदा से लेकर के वे प्रोटीन तक सब उपलब्ध कराते हैं। तो वो ले लिया करें नेचुरल, क्योंकि नेचुरल के नाम पर बहुत सारी एमवे आदि और दूसरी विदेशी कंपनियों ने देश में 5-5, 10-10 गुना महंगे प्रोडक्ट्स बेचे हैं। तो आपके घर में भी बहुत सारे विकल्प हैं जो हम रोज़ बताते रहते हैं। अभी भी बता रहे थे कि आप मिलेट्स का सेवन करें, नेचुरल ऑयल का सेवन करें, घी का सेवन करें, शाक सब्जियों का सेवन करें। इससे आपको सारे विटामिन मिल जाएंगे। जो जीव जंगल में रहते हैं उनको तो विटामिन, और कोई कपड़े आदि पहनते हैं उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती। और बाकी जितने भी B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन आदि है, सब जितने भी जीव जंतु हैं वो नेचुरल चीज़ों से, शाक सब्जियों से ही प्राप्त कर लेते हैं। कोई जो है शाकाहारियों को कोई मांस खाने की ज़रूरत नहीं होती, और मांसाहारी तो जो है वो सब मांस खाते ही हैं, लेकिन वो मांसाहारी ऐसे हैं वो शाक नहीं खाते। शेर जो है शाक सब्जियाँ नहीं खाता, आदमी खा के दिखाए भी मांसाहारी कि लोग मांस जिन्हें खाए, शाक शाकाहारी ना बनाने खाए। की कोशिश तो कर रही हूँ, तो लेकिन मनुष्य असर नहीं स्वभाव पड़ से रहा है उन शाकाहारी। पर। खैर स्वामी जी देखिए, आज का पूरा शो देखने के बाद अब डेफिशिएंसी लोगों में नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। अब सवाल लोगों के शामिल करने का वक्त हो गया स्वामी जी, तो लोगों के सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल दिल्ली से रचित माथुर का है। उनकी माताजी की उम्र 68 साल है और यंग एज से ही उनकी नज़र कमज़ोर रही, चश्मा लगाती रहीं वो। डायबिटीज़ का असर भी उनकी आंखों पर है, लेंस भी लगा है। साल भर पहले लेंस रिमूवल प्रोसेस से भी गुजरी है। रेटिना काफ़ी कमज़ोर है, उनके लिए उपाय। तो जब गाजर उपलब्ध हो गाजर का जूस भी सेवन कर लें। महा त्रिफलाघृत आँख में 1-1 बूंद डाल लें। महा त्रिफलाघृत 1-1 चम्मच सुबह खाली पेट खा भी सकते हैं। जैसे मैं सबको बोलता हूँ, सबको सुबह 1 चम्मच खाली पेट गाय का घी खाना चाहिए। सामान्य रूप से सामान्य घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल या बादाम ऑयल,
और जिनको आँखों की प्रॉब्लम है उनको ये महात्रिपुराघृत, जिनको मस्तिष्क की प्रॉब्लम हो उनको ब्राह्मी घृत, और जिन माँ बहन बेटियों को इनफर्टिलिटी है उनको फल घृत, ऐसे ही सेवन करना चाहिए। आँख के लिए पॉइंट भी है, आँख के लिए शीर्षासन भी है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम सब करो, वो तो आँखों के लिए अच्छा है। और आजकल वैसे तो हरा हरा सब देख करके इससे भी आँखों की प्रॉब्लम दूर होती है। और जो है आज तो पूरी रात भर से बरसात होती रही। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जो है बादल फटने की समस्या, बाढ़ और बहुत सारी दूसरी चीज़ें, पहाड़ों पर ये सब उपद्रव हो रहा है। हरिद्वार में, योगग्राम, निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में, हरिद्वार में ये कोई समस्या नहीं है। और वैसे हम नदी के किनारे से काफ़ी दूर भी हैं, तो नदी के किनारे भी जो बिल्कुल किनारे बसे हुए उनको थोड़ी सी समस्या आती है। खैर, तो अगला प्रश्न ले लेते हैं बाकी स्वामी जी। ये आँखों के लिए अनुलोम विलोम बहुत अच्छा, और ध्यान बहुत अच्छा रहता है आँखों के लिए। इससे और अगला प्रश्न आप ले लीजिए, जितना मन शांत होगा उतनी आँखें अच्छी होंगी। अगला प्रश्न पुणे से है, महाराष्ट्र से दिनेश यादव ये पूछ रहे हैं, उनकी बेटी की उम्र 10 साल है, साल भर से उनके पेट में कभी कभी हल्का हल्का दर्द होने लगता है, एक्सरे और सोनोग्राफी भी करवा ली है, लेकिन बीमारी को डिटेक्ट नहीं किया जा सका है। वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या दिक्कत हो सकती है जिससे कि उनकी बेटी के पेट में बराबर पेट दर्द रहता है। एक तो पेट में कीड़े हो सकते हैं, तो उनको विडंगा सब दे दें, या मरवे के पत्तों की चटनी या आड़ू के पत्तों की चटनी खिला दें उनको। एक कमीला पाउडर भी बाजार से मिलता है, वो भी पेट के कीड़े मार देता है। बाकी मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन करें और पेट में दर्द नहीं होगा। खाने के बाद उनको आप द्राक्षासा और उसके साथ ये चित्रगादी बटी दे देना, तो पेट में थोड़ी गैस बनती है, आंतों में थोड़ा सूजन रहता है, उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आंतों में सूजन हो और कई प्रकार से ये सब उपद्रव चल रहे हो, तो पुनर्नवादि मंडूर और लिवोग्रिट एक एक और दे दें, तो उससे आंतों की सूजन और सब प्रकार के पाचन की जो अव्यवस्था है, पाचन तंत्र का पूरा षड्यंत्र ठीक हो जाता है, खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर और लिवोग्रिट लेने से। अब अगला सवाल स्वामी जी पंजाब से है। तो करना ही, और ये पॉइंट दबा ले जरा, ये बड़ा अच्छा है जी जी। तो स्वामी जी पंजाब से डॉक्टर रिदम का सवाल है। उनकी 75 साल की माताजी की कमर की मांसपेशियों में अकड़न रहती है, उनको 10 साल से पार्किंसन की परेशानी भी है, तो स्वामी जी उपाय जानना चाहती हैं। तो कमर की अकड़न के लिए तो मकरासन, भुजंगासन और मरकटासन हमने बताया, ये करे। और खाली पेट पीडानिल गोल्ड, और खाने के बाद ऑर्थोग्रिट या त्रयोदशांग गूगल ले ले एक बार। रही बात पार्किंसन की, पार्किंसन में सबसे अच्छा है न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट खाली पेट ले ले, मेदाओटी मेमोरग्रिट खाने के बाद ले ले। कोच के बीज हमने सबको उपलब्ध करा दिए हैं, ये सारे देशवासियों के लिए सुनने जैसी बात है, डायरी में नोट करने जैसी बात है। कोच के बीज अक्सर लोग ताकत के लिए खाते थे, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच के बीज हम बताते हैं, तो अक्सर लोग खाते हैं और उसका लाभ तो होता ही है। लेकिन कोच के बीज में जो है पार्किंसंस के रोगी हैं, उनको अति विशेष लाभ होता है। तो कोच के बीज को दूध में पका करके अच्छे से और धीरे धीरे पका लेंगे, तो उसका जो एक्टिव कंपाउंड है उसमें फैट सोल्यूबल है, वो घुल करके आ जाएगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त लाभ करेगी। कोच के बीज का सेवन, ये परम औषधि है पार्किंसंस के लिए। फिर अनुलोम विलोम तो करने के बाद अनुलोम नाम है, तो पार्किंसन में भी फायदा हो जाएगा माँ को। ये तो हमारा बालक बिल्कुल फायदा मिलेगा। बस स्वामी जी ने जो बताया उस पर अमल कीजिए, योगाभ्यास करते रहिए। कैंसर के बाद 4 पर आ गया था, दौड़ रहा है। और अगर आपके पास भी कोई सेहत से जुड़ा सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9350593505। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@indiatvnews.com। इसके ज़रिए आप सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब खुद स्वामी जी दें। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। एक और बात स्वामी जी की अपने दर्शकों को बता दें हम कि योग, प्राणायाम और आयुर्वेदिक नेचुरल उपाय सब ज़रूर करें, अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करें। ये आपको बीमारियों की एंट्री इससे आपके शरीर में रुकती है,
बीमारियों से ये सारी चीज़ें आपको बचाती हैं, लेकिन बीमारी में अगर टेस्ट की ज़रूरत है तो टेस्ट भी ज़रूर करवाएं। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम।